हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम जो स्टैटिक जीके का हम लोग थ्योरी सेगमेंट देख रहे थे, विज्ञान बायोलॉजी का। तो जो विज्ञान नोट्स का आज दूसरा क्लास है। पहली क्लास हमने अपलोड कर दी थी, जो तो उसे आप लोगों ने देखा ही होगा। और आज ये दूसरी क्लास है विज्ञान की, जीव विज्ञान की। तो पहली क्लास में हमने बायोलॉजी से संबंधित जो उनके उसका परिचय और उसके संबंधित कुछ वो वर्ड्स से शब्दावलियाँ थी जिनको हमने जाना, और साथ ही साथ कल्चर्स को भी पढ़ा था। और आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तथा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उनके सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एमसीक्यू की क्लास आपको प्रोवाइड की कराई जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर थ्योरी सेगमेंट में आपको जीएस की जो जीके जीएस की नोट्स है उसे भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो यह जो नोट्स है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, और इसमें केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल जीएस विद प्रेम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ पूछनी है, तो आप हमारी इसी टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। जी हाँ, कोशिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीर की जो संरचना है कोशिका से ही हुई है। तो आइए इसको हम पढ़ रहे हैं। जी हाँ, साइटोलॉजी। पहले हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन जो है ये कोशिका का अध्ययन, कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन, कोशिका की संरचना, कोशिका का जो कार्यों का अध्ययन होता है, कोशिका का संरचना जो होता है, ये साइटोलॉजी कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, जिसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई कहते हैं। जी हाँ, यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जो कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला देखेंगे कि कोशिका, जो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जी हाँ, इसकी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोग्राफिया बुक भी लिखी थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी थी, तो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगले सेगमेंट पर चलेंगे। अगले देखेंगे, अगला फैक्ट देखेंगे कि जीवित कोशिका की खोज। जी हाँ, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, वहीं जीवित कोशिका की खोज लेवन हॉक ने 1674 में किया था। और जीवाणु की खोज भी लेवन हॉक ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जीवित कोशिका की खोज लेवन हॉक ने 1674 में, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जी हाँ, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि लोग ये तो जान जाते हैं कि कोशिका की खोज हुई, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन यहाँ इसमें कभी कभी आयोग फंसा देता है कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका में सवाल दे देता है। तो यहाँ पर मृत कोशिका की अगर बात की जाए तो इसके रॉबर्ट हुक लगाएंगे, और अगर जीवित कोशिका अगर आप सवाल में दिया गया है तो वहाँ लेवन हॉक लगाएंगे। अगला देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यह भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडर एंड स्वान वैज्ञानिकों ने किया था, स्लाइडर एंड स्वान नाम के। और इन्होंने कहा था कि शरीर का निर्माण जो है कोशिका से होता है, तथा कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। जी हाँ, इन्होंने कहा था कि शरीर का जो निर्माण है कोशिका से होता है, और कोशिका का जब विभाजन होता है उसके फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडर स्वान ने। अगर एग्जाम में आपके पूछा था तो आप इसे लगा दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है। जी हाँ, तो ये अपवाद है विषाणु। जी हाँ, इसे वायरस बोलते हैं, क्योंकि वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। जी हाँ, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है, इसलिए इसी बीच की योजक की कड़ी, इसलिए यह अपवाद है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाए तो कौन है? तो ये यूग्लिना है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं कि पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी अगर पूछा जाए तो ये यूग्लिना है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका की परिभाषा थोड़ा देखेंगे। सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है सजीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल, तथा कोशिका विभाजन द्वारा प्रायः स्वजनन का सामर्थ्य रखती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग थोड़ा नोट्स के रूप में देखेंगे यहाँ पर।
कि सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने वर्ष 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है तथा पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने ऊपर देखा स्लाइडर स्वान को, उन्होंने कहा था कि कोशिका जब विभाजित होती है तो उसके फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा है कि कोशिका विभाजित होती है तथा पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम कोशिका के बारे में थोड़ा उनके बारे में थोड़ा जानेंगे धीरे धीरे। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, तो यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है 170 माइक्रोमीटर का होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूरॉन होता है। जी हाँ, न्यूरॉन जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पादप कोशिका की। जी हाँ, अब चलिए हम पादप कोशिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं और पादप कोशिका के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो पादप कोशिका, जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि पादप प्लांट से संबंधित है। तो यहाँ प्लांट सेल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पादप कोशिका में हमारी कोशिका भित्ति, जी हाँ, सेल वॉल होती है। अभी हम आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाएंगे अपने नोट्स की। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल होती है। इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी होती है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी कोशिका भित्ति भी इसमें पाई जाती है। तारकाय, जी हाँ, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, यह नहीं होता है। जी हाँ, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। बाकी रिक्तिका, जिसे वेकेबल कहते हैं, वेकेबल वो होती है। अगला देखेंगे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाता है, जिसे पावर हाउस कहते हैं। बाकी केंद्रक भी इसमें पाया जाता है। जी हाँ, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, ये भी पाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जी हाँ, पादप कोशिका में हमारे तारकाय नहीं पाया जाता। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा। तो ये हमारी पादप कोशिका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पादप कोशिका में हमारे ये रिक्तिका हो गई। जी हाँ, ये रिक्तिका हो गई। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका। जी हाँ, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं, हरित लवक। बाकी ये आपका केंद्रक हो गया, केंद्रक भी पाया जाता है। ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। जी हाँ, ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। और ये जो आपका है ये वाला चीज़, ये आपके कोशिका भित्ति सेल वॉल का भाग है। तो ये आप पादप कोशिका के चित्र को देख सकते हैं, जो हमारे नोट्स का है, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इससे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अगला स्लाइड पे भी एक चित्र देखेंगे, उसमें भी कुछ समझेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो और उसमें देख सकते हैं कि देखिए आप इसमें लाइजोसोम भी होता है। जी हाँ, लाइजोसोम। बाकी हरित लवक भी पाया जाता है। केंद्रक यहाँ पे देखिए गाल्जी बॉडी भी पाई जाती है। केंद्रीय झिल्ली यहाँ पर है देखिए। उसके बाद कोशिका भित्ति, ये भी आप देख सकते हैं। राइबोसोमल कोशिका भी पाई जाती है इसमें। राइबोसोम बाह्य कोशिका भी पाई जाती है। राइबोसोम ये बाह्य कोशिका है। हरित लवक यहाँ पे देख लीजिए। बाकी ये कोशिका द्रव है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे, अगला देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि पादप कोशिका जो है केवल पादप कोशिकाओं में पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, पादप कोशिका जो होती है यह केवल पादप कोशिकाओं या पेड़ पौधों में सुरक्षा प्रदान करता है। और पादप कोशिका में सेलुलोज जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। जी हाँ, पादप कोशिका में सेलुलोज जो है ये आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि कपास। इसे आप याद कर सकते हैं। बाकी अगला देखेंगे कि कवक फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जी हाँ, फंगस की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। इसे आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ हम लोगों ने पादप कोशिका के बारे में जाना, उसके चित्र के माध्यम से भी इसे हम समझा कि उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे हैं। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब हम चलेंगे आज पे जो अगला देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जी हाँ, जंतु कोशिका के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो जंतु कोशिका, जी हाँ, इसमें आप हम लोग देख सकते हैं, इसकी तुलना करेंगे पादप कोशिका, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जी हाँ, जो कि पादप कोशिका में होती थी, इसमें क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। बाकी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। अगला देखें तारकाय इसमें, जी हाँ, तारकाय इसमें होता है। जी हाँ, और उसमें पादप कोशिका में नहीं था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि पादप कोशिका में तारकाय सेंट्रोसोम नहीं था, यहाँ पर तारकाय इसमें होता है। बाकी रिक्तिका इसमें नहीं होती है। जी हाँ, पादप कोशिका में रिक्तिका थी, इसमें नहीं होती है। हरित लवक भी इसमें नहीं होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पादप कोशिका में भी होता है।
न्यूक्लियस भी इसमें होता है और उपादक कोशिका में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। आइए हम चित्र के माध्यम से थोड़ा देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में। ये देखिए आपका जंतु कोशिका हो गया, यहाँ पे आपकी कोशिका झिल्ली हो गई है, ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका हो गया, तारकाय यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी ये केंद्रक हो गया। जी हाँ, केंद्रक हो गया। तो ये हमारी जंतु कोशिका का फिगर हो गया, जिसे हम देख के समझ सकते हैं। तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं। बाकी दूसरा भी एक उपकरण देख सकते हैं यहाँ पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जंतु कोशिका से संबंधित है। यहाँ पे इसमें गाल्जी भी पाया जाता है। जी हाँ, गाल्जी उपकरण आपका प्लाज्मा झिल्ली पाया जाती है। तारक केंद्र भी इसमें देखिए यहाँ पर पाया जा रहा है। लाइजोसोम्स भी होता है इसमें। राइबोसोम्स भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। बाकी केंद्रक भी इसमें पाया जाता है और इसमें केंद्रीय झिल्ली भी पाई जाती है। तो इतने चीज़ आपके जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसे आप लोग देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या इन चीज़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको एक चित्र दिया गया है, बाकी आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। और इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका नामकरण जो है बेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी। जी हाँ, इसकी खोज अल्टमैन ने किया और इसका नामकरण जो है बेंडा ने रखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और यह जो है दोहरी युक्त झिल्ली होती है। दोहरी युक्त झिल्ली 3 चीज़ों की होती है। जी हाँ, 3 चीज़ों की दोहरी युक्त झिल्लियाँ होती हैं, जिसे महक के नाम से याद सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक। इन तीनों की जो है दोहरी युक्त झिल्ली होती है। हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि दोहरी युक्त झिल्ली का नाम बताइए। तो दोहरी युक्त झिल्ली में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, हरितलवक भी आएगा और केंद्रक भी आएगा। तो इसे आप महक के फार्मूले से याद कर सकते हैं। माँ से माइटोकॉन्ड्रिया, हा से हरितलवक, का से केंद्रक, इसे आप याद रख सकते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा दिखाते दें आपको कि यहाँ पर कैसे ऊर्जा का संचय किया जाए। यहाँ श्वसन जो है, रिस्पायरेशन से ऊर्जा प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 + 6O2 माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पर 6CO2 + 6H2O + 36 ATP ऊर्जा यहाँ पर रिलीज हो रही है। जी हाँ, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा संचय ATP के रूप में हो रहा है। तो यहाँ 36 ATP ऊर्जा और यह एक केटाबोलिक रिएक्शन है। जी हाँ, केटाबोलिक रिएक्शन है। जी, ये जटिल अणु जब सरल अणु में टूटता है तो यहाँ केटाबोलिक रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। आगे भी हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जटिल अणु है ये, और ये हमारे सरल अणु में टूट रहा है, तो यहाँ पर इसे केटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अगला हम लोग देखेंगे, श्वसन एक केटाबोलिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं। ऊपर का समीकरण देखें। जी हाँ, श्वसन जो होता है, श्वसन की क्रिया होती है, केटाबोलिक रिएक्शन कहलाता है। ये जो है जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ता है और इसमें 36 ATP ऊर्जा भी निकलती है। इसे आप लोग अपने ऊपर देखा। अब हम लोग चलेंगे जीव द्रव्य की बात करेंगे। जीव द्रव्य, जी हाँ, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इसका नाम पुरकिंजे ने रखा था। जी हाँ, इसमें इसे कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी कहा जाता है। इसका नाम पुरकिंजे ने रखा था और हेक्सले वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया था। जी हाँ, यह जो कोशिका द्रव्य है इसे केंद्रक भी कह सकते हैं। इसका नाम पुरकिंजे ने रखा था और इसको हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इस जीवन का भौतिक आधार बताया था। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी अगला हम लोग देखेंगे पादप कोशिका की बात करें तो प्लांट सेल, जो पौधों में सेलुलोज से बनी कोशिका होती है। जी हाँ, ये पौधों में सेलुलोज से बनी त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका। इसमें पर्णहरित उपस्थित होता है। लाइजोसोम अनुपस्थित होता है। जी हाँ, पादप कोशिका में लाइजो जो है सोम होता है, अनुपस्थित होता है। जो यहाँ पर आपको हमने दूसरा चित्र दिखाया था, यहाँ पर ये चित्र है, ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लाइजोसोम अनुपस्थित होता है इसमें। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि लाइजोसोम अनुपस्थित होता है। राजधानी रिक्तिका जो है उपस्थित होती है। जी हाँ, राजधानी रिक्तिका जो है इसमें उपस्थित होती है। बाकी अगला हम लोग देखेंगे तारक केंद्र जो है सेंट्रोसोम्स जो है ये अनुपस्थित होता है इसमें। ये तारक केंद्र जो है ये भी अनुपस्थित होता है। बाकी अगला देखेंगे जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें इसकी जो जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जी हाँ, जंतु कोशिका में जो है सेलवाल जो है नहीं होता है और इसमें पर्णहरित भी अनुपस्थित होता है, लाइजोसोम भी अनुपस्थित होता है, रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है तथा
तारक केंद्र जो है वो उपस्थित होता है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें केवल तारक केंद्र होता है, बाकी रिक्तिका, लाइसोसोम और पर्णित जो है उपस्थित होते हैं। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला कोशिका का प्रकार, यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, अब कोशिका के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हम लोग करेंगे। जी हाँ, जिसमें जैसे जीवाणु हो गया, कोशिका नीलहरित शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया। इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। जी हाँ, राइबोसोम के अलावा इसमें कोई अंगक नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें से आपका जीवाणु कोशिका आ गया, नीलहरित शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें जो है स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है और राइबोसोम के अलावा इसमें कोई और अंगक पाए नहीं जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हो गए। बाकी यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक उपस्थित होता है और यह विषाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे और जंतुओं में पाई जाती है। जी हाँ, यह विषाणु और नीलहरित शैवाल जो है उसको छोड़कर बाकी सभी पौधे और जंतुओं में पाई जाती है क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है इसमें जीवाणु कोशिका, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा आदि होते हैं और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी कोशिका संरचना की बात कर लेंगे यहाँ पर। तो कोशिका संरचना की बात करेंगे तो सेल स्ट्रक्चर, कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकांग से होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रत्येक कोशिका का एक विशिष्ट कार्य होता है जिसके कारण कोशिका कार्य करने में सक्षम होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक। ये कोशिका के 3 भाग हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कोशिका की भाग करें तो ये कोशिका द्रव हो गया आपका। जी हाँ, कोशिका के भाग कोशिका द्रव हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गया। बाकी यहाँ पर आप कोशिका झिल्ली देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली हो गया। तो ये आपका कोशिका द्रव के भाग हो गए। बाकी कोशिका द्रव और केंद्रक संयुक्त रूप से जीव द्रव कहते हैं। जी हाँ, कोशिका द्रव और केंद्रक को संयुक्त रूप से जीव द्रव कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका द्रव और केंद्रक जो है इसे संयुक्त रूप से जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी हेक्सले ने बताया कि हेक्सले के अनुसार बिना जीव द्रव के जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसे जीवन का भौतिक आधार माना गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसे आप लोग लिख लीजिए और यह हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हेक्सले के अनुसार बताया गया है कि जीव द्रव के बिना जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसे जीवन का भौतिक आधार माना गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति की। यहाँ कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति सेल वॉल या पादप कोशिका के चारों तरफ मोटा एवं कठोर आवरण होता है। जी हाँ, ये पादप कोशिका की तरफ जो होता है, ये चारों तरफ जो घेरे रहता है, इसे मोटा और कठोर आवरण होता है। यह पादपों में सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। आपने ऊपर जैसे देखा होगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिड डाइग्लाइकॉन का बना होता है। जी हाँ, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडाइटोग्लाइकॉन का बना होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी कार्य इसके अगर देखा जाए तो पादप कोशिका को सुरक्षा और आंतरिक सहारा प्रदान करता है। जी हाँ, कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका को सुरक्षा और आंतरिक सहारा प्रदान करता है और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है ये पेप्टिडाइग्लाइकॉन का बना होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव। जी हाँ, साइटोप्लाज्म यह जीव द्रव का भाग है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच पाया जाता है। जी हाँ, यह जीव द्रव का वह भाग है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कौन सा? कोशिका द्रव। इनमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कोशिकांग में देखा जाए तो दोहरी झिल्ली युक्त, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, केंद्रक हो गया। ये 3 चीज़ आपके हो गए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ने देखा कि इसमें जो है अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। जी हाँ, कोशिका द्रव में तो इसमें आपका पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा केंद्रक। तो ये झिल्ली रहित ये झिल्ली सहित युक्त होता है। ये इसमें आपको हमने इसे याद कराया था महक के नाम से। अभी ऊपर याद कराया था कि यह इसमें दोहरी झिल्ली होती है। जी हाँ, जो इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में ये दोहरी झिल्ली होती है। बाकी झिल्ली रहित जो कोशिकांग होते हैं इसमें आपको राइबोसोम्स, तारक केंद्र और केंद्रिका होती है। जी हाँ, इसमें आपका राइबोसोम्स, तारक केंद्र और केंद्रिका होती हैं, आपके झिल्ली रहित होती हैं। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपका झिल्ली रहित कोशिकांग के नाम बताइए, इसमें ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आपको राइबोसोम, तारक केंद्र, केंद्रिका जो है आपकी झिल्ली रहित होती है। बाकी झिल्ली सहित की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे प्लास्टिड भी बोलते हैं और केंद्रक बोल सकते हैं इसे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा।
बाकी चलिए अब हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा फिर से पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की पेशियों में देखा था। इसे आल्टमैन और फ्लेमिंग ने खोज की थी और नाम इसे बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जी हाँ, यह बाहरी झिल्ली सहित इसे माइटाप्लास्ट भी कहते हैं। इसका संबंध वायवीय श्वसन से होता है। अगला देखेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम की खोज डी कर्बे ने की थी। जी हाँ, लाइजोसोम की खोज डी कर्बे ने की थी। यह क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन करता है। जी हाँ, डैमेज कोशिका का ये पाचन करता है लाइजोसोम। और कोशिका की आत्मघाती थैली, जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइजोसोम को जाना जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसे कहा जाता है, या सफाई कर्मी भी इसे बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी राइबोसोम की बात करें तो यह सबसे छोटा कोशिकांग है। जी हाँ, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। इसे आप लोग याद रखिएगा। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में इसमें पैलेट कण पाए जाते हैं या झिल्ली रहित होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। जी हाँ, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है और कोशिका का इंजन भी इसे कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोल्जी काय की बात कर लेते हैं। गोल्जी काय, जी हाँ, गोल्जी काय की इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पादप में डिक्टियोसोम के रूप में पाया जाता है और यह प्रमुख श्रवण जो है सेक्युलेशन बाहर निकलने का अंग होता है। जी हाँ, इसका काम जो है बाहर निकालने का होता है। यह श्रवण का काम इसका होता है। बाकी तारक काय, तारक काय की बात कर लें यहाँ सेंट्रोसोम। इसकी खोज ब्रोवेरी ने की थी। जी हाँ, ब्रोवेरी ने की थी इसकी खोज और यह केवल जंत कोशिका में पाया जाता है। जी हाँ, तारक काय जो है केवल जंत कोशिका में पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है कोशिका विभाजन का कार्य होता है तारक काय का। और इसकी आकृति जो है बेलनाकार होती है। इसे भी आप लोग याद। तो ये जो तारक काय है आपका इसकी खोज ब्रोवेरी ने की थी। यह केवल हमारे जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जंतु कोशिका में। इसका कार्य जो है कोशिका विभाजन करना, इसकी आकृति बेलनाकार होती है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया आज का जो हमने पढ़ा आज की आपके क्लास। तो अब हम लोग चलेंगे आज यहाँ पे इस लास्ट में 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं। इसका आंसर आप लोगों को देना है। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो इसका पहला आंसर है कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन दे लेते हैं। साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी माइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कैरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजी। तो हमने इसको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर आप अगर पूरा क्लास देखें तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, अगला हमसे पूछ रहे हैं इसमें अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें से दोहरी युक्त झिल्ली कौन सी है? जी हाँ, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाइजोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका, ऑप्शन नंबर डी केंद्र तारक केंद्र। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। जी हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन है स्लाइडर एंड स्वान ने, और ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी ऑल्टमैन ने, ऑप्शन नंबर डी रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसका राइट आंसर, इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। और यह जो इसमें वही चीज़ें आप लोगों को कराई जाती हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए वही चीज़ शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। और यह बहुत ही जो नोट्स बनाई गई है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट बनाई गई है। आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है या नोट्स कैसी है आपको, क्लास कैसी लग रही है आपको। ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे अभी तो बायोलॉजी, उसके बाद फिर हम पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर आपको सभी विषयों के इकोनॉमी, सभी विषयों के आप हम थ्योरी सेगमेंट में ऐसे ही क्लास करवाएंगे। बाकी हमारी जो MCQ की क्लास 6 से लेकर 12 तक है और करंट अफेयर की क्लास डेली चल ही रही है, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ बताइए कि आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है। अपनी राय भी दिया करिए। कोई अगर आपको इसमें कमी नज़र आए तो आप लोग अपनी राय को इसमें दे सकते हैं हमारी GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो हमारी जोड़ें और इसका आपके इस नोट्स का आप लाभ उठाएं। और इस क्लास तो जी हाँ, आपने देखा कि यूट्यूब चैनल जो हमारा GS विद प्रेम, इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो ज्वाइन कर लें, तथा अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आप मुझे डायरेक्ट इस पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमारे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पूरी क्लास देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करिए। और अगला क्लास फिर हम आप लोगों के बीच में जल्दी ही लेकर आएंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।